जी जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और मैं इस वक्त हूँ फेसबुक लाइव पर और आप मुझे महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो मैं तमाम महाराष्ट्र वालों को कहूँगी, महाराष्ट्र वालों बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा और अपने फेसबुक पे लाइव करा। तो आज मैं आपके सामने बात करने आई हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बात करना शुरू करूँगी। सबसे पहला स्टेप मैं आपसे लेती हूँ एनआरसी सीए जो चला था उस पे लेती हूँ। जो अगर आपको याद हो जिस तरह ये एनआरसी चला था तो ये किस उसमें था, क्योंकि ये एनआरसी जो आया था इसमें कहा गया था कि मुसलमान जो हैं वो इस बिल में नहीं आते। तो यानी कि उनको जब संविधान से आप निकाल देंगे और इलीगल निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे की सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सड़कों पर आएगी। जब आप हमसे कहेंगे कि हमारा मकान हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। और आप कमाल की बात देखिए मेरे भारतवासियों कि जिस संविधान को बचाने के लिए हम सड़कों पर आए थे और जितनी भी भारत में 350 प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन प्रोटेस्ट के अंदर सारे के सारे फ्रीडम फाइटर की पिक्चर्स लगी हुई थी और सारी के सारे जितने भी वो लोग उसमें जुड़े हुए थे सब संविधान की कॉपियां लेकर बैठे हुए थे। और सबका नारा ये था और मेरा भी नारा ये है कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो भारत के इतिहास में आज तक संविधान इतना नहीं बिका जितना सन 2019 में बिका और प्रोटेस्ट के दरमियान बिका, क्योंकि सब लोग इतना डर गए थे इस बीजेपी सरकार से, इतना डर गए थे इस आरएसएस सरकार से, इतना डर गए थे कि वो लोग संविधान खरीदना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर हमारे भीमराव अंबेडकर लिखकर क्या गए हैं उसमें। और कुछ लोग मेरे जैसे लोग वो इस डर से इसको खरीद कर लेकर आए थे कि इसको खरीद लो, क्या मालूम ये आरएसएस सारी मार्केट से कॉपी ही गायब करवा दे। तो जिस संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जिस संविधान के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जिस संविधान के में को बचाने के लिए और सारी की सारी वहां पर जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे वहां पर गांधी जी की पिक्चर थी, अंबेडकर साहब की पिक्चर थी, जितने भी फ्रीडम फाइटर की उनकी पिक्चर थी। और उसी प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए इन्होंने यूएपीए लगा लगाकर जेलों में डाला उन लोगों को जो इस तहरीक से जुड़े हुए थे। यानी कि हम बात कर रहे थे कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम भीमराव अंबेडकर को सम्मान दे रहे थे तो इन्होंने हमारे पे एनएसए और यूएपीए लगा लगा के हमें जेल में डाल दिया। जिस संविधान की कसम खाकर ये सत्ता में आते हैं उसी संविधान को ये कॉपी की तरह फाड़ के फेंके जा रहे हैं कि जैसे ये रफ कॉपी है, ये बच्चे की नोटबुक कॉपी जिसको ये फाड़े जा रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि संविधान बचाने निकले हैं तो ये हमें कहते हैं नहीं तुम आतंकवादी हो। और जैसे आपने देखा आरएसएस की सोच देखा आपने कि पक्का जो आरएसएस वाला है जब वो बीजेपी में आता है तो इनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि इनके यहाँ की जितनी साध्वियां हैं वो महात्मा गांधी को गोलियां मारती हैं, फिर कहती हैं कि हाँ हम पक्के भारतीय हैं। यानी कि आप अपना आतंकवाद सिद्ध करती हैं, क्योंकि गॉडसे को आप जानते होंगे। गॉडसे कौन था? भारत का पहला आतंकवादी था, आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सावरकर की सोच भी आप जानते होंगे। भाई जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी 1939 की बात है, तो तब सावरकर ने कहा कि जिस तरह हिटलर वहां पर यहूदियों को मार रहा है हमें इस तरह भारत में मुसलमानों को और दलितों को मारना चाहिए। और वो इनका रोल मॉडल है। जो आतंकवादी गॉडसे था ये गॉडसे वाले हैं। और ये देखिए कि ये जितने ये आप जानते होंगे राजनीति तिवारी, कपिल मिश्रा, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में भड़काने में काम अदा करा, पूरा आतंकवाद मचाया। और वही राजनीति तिवारी कैसे कहती है भीमटे भीमटे। आपको मालूम है भीमटे किसको कहती है? वो हमारे भीमराव अंबेडकर को गाली देती है, वो हमारे संविधान को गालियां देती है, वो भीमराव अंबेडकर को गालियां देती है, कहती है भीम का जमाना गया, अब गॉडसे का जमाना आया, मैं गॉडसे वाली हूं, मैं सावरकर वाली हूं। यानी ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि आतंकवादी हैं तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम कहेंगे हमारी सुन लो, दलित कहेगा हमारी सुन लो, तो ये हमारी पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र पे ही मैं आती हूँ, महाराष्ट्र का हाल देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत है और कांग्रेस की सपोर्ट से है, तो इनके नीचे हड़बे लगे रहते हैं किसी भी तरह महाराष्ट्र की हुकूमत को खत्म करा जाए। वक्फे से ये लोग कोशिशें करते रहते हैं। सबसे पहला केस इन्होंने देखी पालघर में, इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार करी थी और 2 मासूम मजलूम साधुओं को पूरा मॉब लिंचिंग करी थी पुलिस की मौजूदगी में। और मीडिया क्या दिखा रहा था? ये आईटी सेल का मीडिया क्या दिखा रहा था कि देखो मुसलमानों ने मार दिया, देखो कांग्रेस ने मरवा दिया। लेकिन शाम तक जब न्यूज आई तो शाम तक पता चला कि ना वो मुसलमानों ने मरवाया था, ना वो सोनिया गांधी ने मरवाया था। वो जो मारने वाले थे वो 101 जो लोग थे वो सारे के सारे आरएसएस से तार जुड़ते थे या बीजेपी से तार जुड़ते थे।
आपको पता है पीएम केयर फंड बनाकर बैठे हैं, क्यों बनाकर बैठे हैं ये भी आपको पता है। बेशक इन्होंने ड्रामा करके बनाया कि हम लॉकडाउन में मदद करेंगे, चवन्ने की किसी को फंडिंग नहीं करी। ये पीएम केयर फंड बनाया ही इसलिए गया है ताकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर खरीदो फरोख्त जारी रहे और महाराष्ट्र में खरीदो फरोख्त जारी रहे। और एमपी में ये तोड़ चुके हैं, एमपी में तो इन्होंने खरीद लिए हैं। दूसरी बार इन्होंने देखा कि भाई ये तो क्या नाम है, उद्धव ठाकरे ने कमाल कर दिया और बता दिया और हमारा प्लान नाकाम हो गया। अब ये फिर परेशान, इनकी फिर प्लानिंग करनी शुरू हुई। फिर इन्होंने टारगेट करा, इन्होंने जब लॉकडाउन चल रहा था तो इन्होंने सर्कुलेट निकाला कि नहीं ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन फिर हमारे मोदी जी आते नहीं भाइयों कोई ट्रेन नहीं चल रही। तो जब आपने कहा था ट्रेन चल रही थी तो उस वक्त 39 लाख लोगों ने महाराष्ट्र में रिजर्वेशन करवाया था ट्रेन का। तो वो टिकट थे तो जाहिर सी बात है वो लोग स्टेशन पे पहुंचते। जब लोग वो वहां पे जमा हुए तो इनका जो सारा का सारा आईटी सेल था वो पहले से वहां मौजूद था और कहा देखो ये जो है ये सारे के सारे दंगा मचाने आ गए, मस्जिद है मस्जिद से निकले हैं, यहाँ से निकले हैं, वहां से निकले हैं, और वो भांडा भी इनका फूट गया। ये फिर नंगे हो गए, बार बार महाराष्ट्र को टैग करते हैं बार बार। अभी आप देखिए एक मस्जिद में एक आरएसएस की जो दलाल है वो घुस जाती है और कहती है मुझे अजान से प्रॉब्लम हो रही है। वल्ला खबीसी सोनू निगम की बहन थी सोनिया निगम, क्योंकि 3 साल पहले आप देखिए सोनू निगम को बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे अजान से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही सोनू निगम जब दुबई में जाता है तो कहता है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लू मंतशा। मतलब वहां पे जाते ही याद आ जाता है, उनके डर से खुदा याद आ जाता है। वहां सऊदी में जाके उसको इंसानियत याद आ जाती है और कहता है माशाल्लाह कितनी अच्छी होती है अजान। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो जहां जिस मुल्क में है वहां कानून चलता है, वहां हिंदुस्तान की तरह जंगल राज नहीं चलता। इसलिए वहां वो वल्ला खबीसी जो सोनू निगम था उसको वहां अजान अच्छी लग रही थी और वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लू मंतशा कर रहा था। उसके बाद ये सोनिया निगम नाम की, सोनिया निगम मैंने सोनू निगम की वजह से बोला, उसका नाम मुझे नहीं मालूम क्या था खबीस का। वो मस्जिद में जाती है, 50 लोग वहां खड़े हुए उनको डरा रही है, हड़का रही है, मुझे अजान से प्रॉब्लम हो रही है, अजानें बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कोई मस्जिद नूर है। अब आप देखिए रिसेंट वाकया कि परसों ही कल ही देखिए कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो मकान है वहां पर इन्होंने शिवसेना वहां पर इन्होंने आरएसएस वालों ने हमला कर दिया, उनके मकान को बिल्कुल तोड़ने फोड़ने की तैयारी है। यानी कि सारे के सारे सबूत मिटा रहे हैं ताकि कोई सबूत ना रहे कि भीमराव अंबेडकर कोई थे। और यूपी में ये काम 3 महीने से चल रहा है। जितने भी अंबेडकर साहब के प्रतिमाएं या जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं यूपी में, ये लोग उनको शहीद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बड़ी चालाकी से तोड़ रहे हैं। पहले ये बड़े आराम से होमवर्क करते हैं। पहले ये क्या करते हैं, पहले उसका जो नेम प्लेट है जहां उनके बारे में डिटेल है कि भाई ये थे वो हटा देते हैं, उखाड़ देते हैं ताकि लोगों को लगे खाली स्टैचू है। उसके बाद ये स्टैचू का हाथ पैर तोड़ना शुरू कर देते हैं और हल्के हल्के फिर ये सारी चीजें गायब कर देते हैं। तो ये बहुत लंबा प्लान है, ये आपको हमें बर्बाद करने का प्लान है। आप जैसे जानते हैं एनआरसी कहां से शुरू हुई थी एनआरसी 3.5-4 साल पहले ये आसाम से शुरू हुई थी। और इन्होंने क्या कहा, घुसपैठियां पकड़ने जा रहे हैं, ये घुसपैठियां पकड़ने निकले क्योंकि जाहिलों की सरकार है, होमवर्क तो करके नहीं आते। जब इन्होंने एनआरसी लगाई तो उस वक्त 20 लाख आसाम के लोग उस लिस्ट से बाहर हुए। 20 लाख मायने रखते हैं। जब इन्होंने लिस्टिंग करी तो ये दोनों बावले परेशान, तड़ीपार परेशान, हमारा जेम्स बॉन्ड झुटलर परेशान कि 7.5 लाख जो थे उसमें आदिवासी बाहर हुए और टोटल मिला के 16 लाख जो थे वो नॉन मुस्लिम बाहर हुए। अब ये परेशान हम क्या करें, तो ये दूसरी छलनी लाए जिसका नाम रखा इन्होंने CAA, यानी इन्होंने अमेंडमेंट ही कर दिया, बिल ही चेंज कर दिया ताकि अब उस बिल में इन्होंने साफ कहा कि भारत में सिर्फ 6 मजहबों को रहने की आजादी है, उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं करा जाएगा। क्यों? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, क्यों आपके बाप का हिंदुस्तान है, चड्डीधारियों का हिंदुस्तान है। तो वहां से तहरीक शुरू हुई। और आपको कमाल की बात बताऊं, फखरुद्दीन साहब जो भारत के प्रेसिडेंट थे उनकी फैमिली को भी इन्होंने कह दिया जाओ भाई तुम भी हिंदुस्तानी नहीं हो। तो ये सारे के सारे इनके ड्रामे चल रहे हैं, सारे के सारे इन पे ये हरकतें चल रही हैं। तो अभी देखिए जैसे सोशल डिस्टेंस लेकर आए हैं। सोशल डिस्टेंस अगर आप अकल लगाएं, सोचिए कि सोशल डिस्टेंस है क्या। सोशल डिस्टेंस यानी छुआछूत। इन्होंने आपको उसी खड़ा कर दिया जिस जमाने में ये आपको दलितों को मारा करते थे, काटा करते थे और आपका सोशल बाइकॉट करते थे। सोशल डिस्टेंस को सीधा सीधा आप ले जाइए कि सोशल बाइकॉट है। अब देखिए कितना अकलमंद है। सोशल डिस्टेंस के नाम पे भाइयों को भाइयों से जुदा कर दिया, घर वालों को जुदा कर दिया, महल्लों को दूर कर दिया, स्टेट को दूर कर दिया। आज इन्होंने ये इतना टेरर बांट दिया इस कोरोना वायरस का कि भाई भाई से हाथ मिलाने को तैयार नहीं और उचित दूरी बना दी, यानी आपको अकेला कर दिया। तो ये सोशल डिस्टेंस नहीं है, ये सोशल बाइकॉट है और ये आपने खुद अपने अंदर करना शुरू करा क्योंकि कोरोना वायरस का सिर्फ टेरर बांटा गया है। आप खुद देखिए, आप खुद सवाल करिए, अगर कोरोना वायरस था
तो ये संबित पात्रा क्यों नहीं मरा? अगर कोरोना वायरस था तो केजरीवाल क्यों नहीं मरा? अगर कोरोना वायरस था सिंधिया क्यों नहीं मरा? जितने भी ये बीजेपी वाले जाते हैं ये सही सलामत क्यों आ जाते हैं? जी न्यूज के ऑफिस वालों को तो क्यों नहीं मरे? क्योंकि कोरोना वायरस भारत में की तरह बांट रहे हैं, WHO से खरीद के लेकर आए हैं। और अगर कोरोना वायरस सच में इनको हुआ था तो वैक्सीनेशन इजाद नहीं सही कैसे हो गए भाई? तुम कैसे सही हो गए? लेकिन जो इनसे सवाल करेगा उस पर UAPA लगा देंगे, ना NSA लगा देंगे। उसकी मिसाल डॉक्टर कफील है। डॉक्टर कफील तो भगवान है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन जब वो भगवान बनने की कोशिश करता है तो आप उसको जेल में डाल देते हैं, और जितने रेपिस्ट होते हैं उनको आप बाहर निकाल लेते हैं। डॉक्टर कफील का जुर्म क्या था? कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई थी। डॉक्टर कफील का जुर्म क्या था? कि जहां जहां बाढ़ आती थी वो अपने पैसे से वहां इलाज करने जाते थे, और भगवान को कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। अभी मिसाल देखिए आप, अगर आप कानपुर का नाम आपने सुना होगा तो कानपुर क्या है इस वक्त? उसका नाम है क्रिमिनलपुर। क्या क्या कांड होते हैं। सेंगर को देखिए, सेंगर ने एक पूरे दलित समाज को बर्बाद कर दिया। लड़की को मरवा दिया, उसके वकील को मरवा दिया, उसकी माताजी को मरवा दिया, उसके बाप को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, और टोटल का टोटल उसकी बुआओं को, उसकी मौसियों को, सबको मार दिया गया। और क्या करा कैंसर योगी ने? उसको क्लीन चिट दे दी। दोबारा फिर देखिए क्या होता है कि वहां पर वो डॉक्टर आरती लाल चंदानी मेडिकल ऑफिसर, वो क्या कहती है कि मुसलमानों को गोली मारो, उनको जहर के इंजेक्शन दो, उन्हें जंगलों में छोड़ दो, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दो, क्योंकि ये लोग मरने के लिए ही आए हैं और हम भी उनके साथ ऐसा करते हैं। ये वो छोटे हैं जो ये निकल कर आ गए। पता नहीं कितने कांड होते होंगे क्रिमिनलपुर उसमें, कानपुर में। तीसरा निकल कर आया बालगृह। आपको भी याद होगा बालगृह निकल कर आया। वहां पर कम से कम 30-40 लड़कियां जो हैं वो प्रेग्नेंट पाई गई, प्रेग्नेंट, और बहुत सारी HIV पॉजिटिव। जब उनसे इंटरव्यू लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के ऑफिसों में, बीजेपी के घरों में और हमारे यहाँ आकर बीजेपी के नेता आते थे। तो हुकूमत किसकी है वहां पर? और जिन पत्रकारों ने ये वाली बात लीक करी, इसी यूपी पुलिस ने उनको थाने में बुलाकर बर्बरता से मारा, पीटा। उसके बाद क्या होता है? जो पुलिस हमारे लिए बनती है, जो पुलिस शपथ लेते हुए कहती है कि वो भारत की या जिस देश की होती है उसकी सेवा करेगी, वो पुलिस क्या कर रही है इस वक्त भारत में? वो चाटुकारिता कर रही है हुकूमत की। हुकूमत के पालतू गुंडे बन गए हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो जिनकी गुलामी कर रहे हैं वो उनको यूज कर रहे हैं, हुकूमत भी उनको यूज कर रही है। अभी सीधी मिसाल अगर आप देखें क्या हुआ, विकास दुबे, जो भारत का विकास था, जो मोदी का विकास था, जो यूपी का विकास था, विकास दुबे, विकास पुत्र ने क्या करा? 10 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, 10 पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दिया। पहली बार दुनिया के इतिहास में पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है। और एनकाउंटर कौन करता है? एनकाउंटर भी वही करता है जिसका पुलिस वाले एनकाउंटर करने जा रहे होते हैं, क्योंकि मुखबिरी हो जाती है। मुखबिरी कौन करता है? योगी सरकार करती है। पुलिस वाले ही मुखबिरी करते हैं कि तुम्हारा एनकाउंटर करने आ रहे हैं तो तुम ही एनकाउंटर कर दो। उनके पास पहली मालूमात दे दी जाती है और इतना जुल्म करा जाता है उन पे कि उनके हथियार तक छीन लिए जाते हैं। पुलिस वालों के सारी चीजें छीन के उनको बर्बरता से कत्ल कर दिया जाता है, और 7 अभी भी अस्पताल में है। पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। और उस विकास ना तो उसके आगे आतंकवादी लगाया जाता, ना उस पर UAPA लगाया जाता, ना NSA लगाया जाता। और बहुत कमाल की बात देखिए, ये जो स्ट्रीम मीडिया है ये न्यूज तक नहीं चलाता। और चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण यूपी के कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाह देखा हमने क्या करा, हमसे जो टकराएगा हमने पुलिस वालों को भी मजे चखा दिए। तो ये गुंडा की गर्दी चल रही है, ये गुंडागर्दी चल रही है भारत में, ये गुंडा राज चल रहा है। नाम लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, हरकतें सारी ठोकतंत्र ठोकतंत्र ठोकतंत्र। जो भी लोकतंत्र की बात करता है उसको ये ठोक देते हैं। प्रोटेस्ट में ही मैं प्रोटेस्ट में ही आपको लेके चलती हूँ। इतनी बर्बरता से वहां औरतों को मारा जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, सर फाड़ दिए जाते थे। आए दिन इनकी नजर रहती थी, इस पे मार दो, उस पे मार दो, उस पे मार दो। और जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे तो क्या कहा था क्या कहा था अमित शाह ने? बाबरपुर में क्या कहा था कि ऐसा बटन दबाना कि करण शाहीन भाग जाए। यही लोग कह रहे थे कौम के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, यानी बीजेपी वाले कह रहे थे यानी मुसलमानों के गोली मारो। और वो नागरी तिवारी, मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को मारो। और वो कपिल मिश्रा टोटल का टोटल आग लगा रहा था, भड़का रहा था लोगों को। इनके बयान का क्या असर हुआ कि पूरे दिल्ली में जो थे वहां पे नॉर्थ दिल्ली में झगड़े होने शुरू हो गए। 5000 मुसलमानों के घर जला दिए गए और 10,000 से ऊपर का आंकड़ा है जो मारे गए। और ये क्या डेटा दे रहे हैं? 50 मरे, 50 मरे, 50 मरे। अरे यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी है, फेसबुक पे पड़ी है। आप अगर उसमें से ही डेटा कलेक्ट करेंगे तो कम से कम निकल कर आएंगे 100-200 तो उसमें ही निकल कर आते हैं।
ये इनकी हरकतें चल रही कि ये आतंकवाद के नाम पे हुकूमत करते हैं, हमारी पोस्ट के नीचे आ जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हमें गालियां देते हैं, हमें तवायफ बताते हैं, हमें हलाला गल बताते हैं। हलाला का मतलब पता है आपको कि हलाला गल पता है हलाला होता क्या है? मुसलमानों का हलाला पता है कि बकवासे हाँकने आ जाते हो, बकवासे करने आ जाते। हलाला कभी पता है? कुछ पढ़ा है जाहिलो? संविधान तुमने नहीं पढ़ा, इंसानियत तुमने नहीं पढ़ी, कुछ तो पढ़ा होगा। हलाला पता है तो बकवासे करते हो। हलाला होता क्या है? हलाला मुसलमानों के यहाँ ये होता है कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे देता है, छोड़ देता है, तो अगर वो उससे दोबारा शादी करना चाहे तो पहले वो किसी और से उसकी शादी हो जाए, मतलब प्लानिंग से नहीं होती। कोई मर्द अगर उससे शादी कर लेता, अगर वो फिर वो उसको छोड़ देता है तो फिर वो पहला वाला शौहर उससे शादी कर सकता है। इसको हलाला कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या है? तुमने अपने यहाँ देखा है? 5 पांडव थे, 5। बीवी कितनी थी? एक। द्रौपदी एक थी नहीं थी? एक ही वक्त में एक औरत 5 मर्दों की बीवी थी। अपने बारे में भी बता दिया करो, अपनी बकवासी भी कर लिया करो। अगर दूसरे के मजहब को टारगेट करते हो तो अपना भी उठाकर देखा करो। तुम क्या हो? तुम तो अपनी बीवी को 50 बार तलाक देते हो, फिर चले जाते हो। धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र जब उसने हेमा मालिनी से शादी करी थी क्या करा था? पहले इस्लाम धर्म में आके तुम्हें बेवकूफ बनाया था और फिर हेमा मालिनी से निकाह करा था। ये बातें तुम नहीं बताते हो। तुम कहते हो कि इस्लाम की 5 पंक्चर, आमिर खान, सलमान खान, सैफ खान, नसरुद्दीन शाह। तुम्हें पता है इनकी बीवियां कौन है? उठाकर देखो। आमिर खान की बीवी कौन है? गौरी छब्बर कौन है? ब्राह्मणी है, तुम्हारी बहन है, बहन। सलमान खान के घर में सारी ब्राह्मणी है। सलमान खान का इतिहास उठाकर देखो। सलमान खान ने जितने भी लिव इन में रहा है, जिन लड़कियों के साथ भी रहा है, सारी ब्राह्मणी थी। ऐश्वर्या के साथ कितने साल रहा है? नहीं रहा। ऐश्वर्या मुसलमान थी क्या? संगीता बिजलानी मुसलमान थी? ये वही ऐश्वर्या जो बाइज्जत तरीके से फिर अमिताभ के घर में बीवी बनकर चली गई, उसकी गे की, अभिषेक बच्चन गे उसकी बीवी बनकर चली गई। सैफ अली खान को तो जानते होगे, कौन है सैफ अली खान? पहली बीवी कौन थी? अमृता सेन थी। दूसरी बीवी कौन है? करीना कपूर, प्योर ब्राह्मणी है। नसरुद्दीन शाह को कहते हैं कि मुसलमान है, टोपी लगा के फोटो। नसरुद्दीन शाह की बीवी का नाम भी पता है क्या? रत्ना पाठक है। वो तुम्हारी कम्युनिटी की है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने मत आओ, या हिंदू मुस्लिम कार्ड मत चलाया करो। पहले पढ़कर आया करो। तुम टोपी पहना दोगे तो मुसलमान नहीं हो जाएंगे। पहले इंसानियत सीखो, फिर आओ कि हलाला गल है, ये गल है, वो गल है। अपने यहाँ के तरीके देखे तुमने कि करते क्या हो तुम लोग? तो मुझे पता है तुम्हारी हरकतें क्या चल रही, क्योंकि ये सारी आरएसएस की स्ट्रेटेजी चल रही है। आपको ये समझनी पड़ेगी। आरएसएस 95 साल से इस पे होमवर्क कर रही है कि किस तरह भारत को तोड़ा जाए, किस तरह यहाँ पर आरएसएस सोच को डेवलप करा जाए, किस तरह यहाँ पर गॉडसे का कानून लागू हो, किस तरह हमारा जो संविधान है उसको खत्म कर दिया जाए। किसी भी मुल्क का संविधान उसके लिए पवित्र किताब से ज्यादा वैल्यू करता है। अगर हम मुसलमान हैं, हमारा पवित्र ग्रंथ है कलाम पाक। अगर आप हिंदू हैं तो आपका गीता और महाभारत है। तो जब हम भारतीय हैं तो हमारा संविधान जो है वो हमारे लिए वही वैल्यूएबल करता है जैसे कुरान है। क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, हमें इनका मुकाबला करना पड़ेगा और इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये नहीं आपको गालियां दी, आप डर गए, आपको कॉल्स करी, आप डर गए। नहीं, इनमें कुछ दम नहीं है। ये सारे जो जाफरानी आतंकवादी हैं, यकीन करिए सारे डरपोक हैं। आप खुद देखिए, ये झुंड में चलते हैं और झुंड में हमेशा सुअर चलते हैं। कभी किसी को देखा एक आरएसएस का आदमी आता है और जय श्री राम का नारा लगा के किसी को भी मार देता है? नहीं आता। 50 का झुंड चलता है इनका, 50 का झुंड। और किसी गरीब दलित को पकड़ लेते हैं, किसी गरीब मुसलमान को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी मॉब लिंचिंग करके कहते हैं जय श्री राम। क्यों? जय श्री राम तुम्हारा यही सिखाते थे क्या? कॉपीराइट हो गया जय श्री राम कह के आतंकवाद पे तुम्हारा? क्या तुम्हारे जय श्री राम आतंकवादी थे क्या? तुम जय श्री राम को बदनाम कर रहे हो। भगवे चोले पहन लेंगे, भगवे चोले। जो भगवा धारी जो होते थे, जो कभी आश्रम में पाए जाते थे, जिनसे हम ज्ञान लेने जाते थे और उनको दक्षिणा देकर आते थे खुश होकर, आज वो सारे के सारे पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। सारे क्रिमिनलों की पार्टी है बीजेपी। 40% जो रेपिस है यहाँ पर। चिन्मयानंद ने क्या करा था? आपको खुद पता है चिन्मयानंद ने क्या करा था। बराबर मुस्तकिल लड़कियों का रेप करता था, 4-5 लड़कियां रोजाना यूज करता था। मेडिकल कॉलेज का मालिक बन के बैठा हुआ है। और एक लड़की ने बड़ी हिम्मत करी थी कि उसने वीडियो अपने चश्मे में लगाकर वीडियो बनाई थी कि चिन्मयानंद उसमें नंगा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी गंदी गंदी वाहियात बात कर रहा है। और वो वीडियो वायरल हो गई। रिजल्ट के तौर पे आपको पता है क्या हुआ? उस लड़की को जेल में डाल दिया गया। ना मालूम वो लड़की कहाँ है। चिन्मयानंद इनका बाप है। चिन्मयानंद वो कॉलेज की लड़कियां इनको सप्लाई करता है। सारे बीजेपी के हेड ऑफिस में वो सप्लाई होती हैं।
नागपुर तक जाती हैं, तो अपने बाप को तो कुछ कहेंगे नहीं। तो चिन्मयानंद को कुछ नहीं कहा, उस लड़की को ही कहा कि तू लुट्टी क्यों नहीं रही, तूने चिन्मयानंद के खिलाफ आवाज क्यों उठाई। आप उठाकर देखिए, सारे गुफा वाले बाबा सारे ये लीक होते रहते हैं, सबके सेक्स स्कैंडल पकड़े जाते हैं, सबकी बेमानियां पकड़ी जाती हैं, और ये भीमटे भीमटे कह के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये मुल्ली मुल्ली कह के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हलाला हलाला कह के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। वजह साफ है, ये नहीं चाहते कि हम आवाज़ उठाइए, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हमें इरिटेट करना चाहते हैं ताकि हम झुक जाए, हम चुप होकर घर में बैठ जाएं। इनसे ही पूछिए, आप सवाल करिए। तुम तो 101 बाप की जायज़ औलाद हो, तुम नाजायज़ औलाद हो, तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तुम्हें गोबर से गाय मूत्र से तैयार करा गया है, RS की लेबोरेटरी में तैयार हुए, तुम सारे नागपुर में तैयार हुए हो। इतने बड़े खबीस हैं ये जाफरानी आतंकवादी कि फेसबुक पे फेक आईडी सारी भगवानों की तस्वीर लगा रखी हैं और गाली देंगे। यूट्यूब पे सारी फेक आईडी हैं, और अगर मुझे ऐमन रिजवी को कॉल करते हैं, सारी की सारी इंटरनेट कॉल करते हैं, अरे और सारी की सारे जियो के नेटवर्क से आती है, प्राइवेट नेटवर्क से। तुम इतने बड़े आतंकवादी, जो अपनी आईडी सही यूज ना कर सके, जो अपना अकाउंट सही यूज ना कर सके, वो बुज़दिल हमें मारेगा, वो हमें कुछ करेगा। क्रांतिकारी की बेटी हूं, फ्रीडम फाइटर की बेटी हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं, बहुत सस्ता खून नहीं है मेरा। दादा परदादा को मैंने गंवाया है। 1882 में मेरे दादा इंग्लैंड गए थे, वहां की रानी से सवाल करने के तुमने हिंदुस्तान में क्या गदर मचा रखा है, उनको वही फांसी भी नहीं दी थी। 1943 में मेरे दादा को मार दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और ये मुझे कहते हैं मैं हलाला हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सऊदी हूं, मैं यहूदी हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं जिहादी हूं। जिहादी तुम हो, क्योंकि अगर आप भारत का इतिहास कंगालें तो ये जो मुट्ठी भर ब्राह्मण है, ये आर्यन थे जो जर्मनी से आए थे और यहाँ पर आकर ये आर्य बन गए थे, फिर ये ब्राह्मण बन गए थे। इनकी सोच आज भी यहूदियों वाली चलती है। जिस तरह आप यहूदी में देखिए मॉब लिंचिंग करता है यहूदी फिलिस्तीनियों के साथ क्या करते हैं, उन्हें गाड़ियों में बांध के लटक खींचते हैं, उन्हें जुल्म करते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये करें। चाइना पे चलते हैं, चाइना पे क्या कर रखा है, क्या कर रखा है चाइना पे आपने देखा। मैं 2 महीने से अपडेट दे रही हूं कि लद्दाख हमारे हाथ से चला गया, गलवान घाटी हमारे हाथ से चली गई, फिंगर 8, 7, 6, 4 हमारे हाथ से चली गई, 2 पे आगे बैठ गया। और इनका मीडिया को तो पहले छोड़िए, चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली। जब हमारी चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली तो वो जो रूबी IT सेल की, वो कैसे कह रही है कि हमने खदेड़ दिया चाइना को। जब हमारा झुटलर कह रहा है कि चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली, तो तू कैसे खदेड़ कर आ गई इसको। और जब चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली, तो फिर वो कौन थे जो हमारे बिहार के बटालियन शहीद हुए, कौन थे। क्या उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी कि वो नींद में चले गए थे और उनको शहीद कर दिया गया था। यानी ये सीधा हमारी सेना पर मजाक उड़ाया गया है। जब भारत में इलेक्शन होते कोई ना कोई फौजी कांड कर दिया जाता है, जैसे पुलवामा अटैक करा था, फर्जी अटैक करा था ताकि इलेक्शन जीते जा सकें और पाकिस्तान को टारगेट करा जा सके। उड़ी पे फर्जी हमला हुआ था, लेकिन उन पे कोई CBI इंक्वायरी नहीं हुई। कश्मीरियों पे जिंदगी हराम कर रखी है, वहां कोई इंक्वायरी नहीं है। डोमोसाइल, कश्मीर में डोमोसाइल रह रहा है तो वो कश्मीरी है, और हम भारत में बाई बर्थ हैं, तो हमसे कहने पेपर दिखाओ। हम भारतीय नहीं हमारे, हम क्यों पेपर दिखाएं, हम पक्के भारतीय हैं। आज भी 5% नाम जो है मुसलमानों के लिखे हुए, तुम्हारे नहीं है। और जाफरानी आतंकवादियों का एक नाम नहीं है, सारवरकर वालों का एक नाम नहीं है। भाई अगर आपको याद हो तो ये जाफरानी गुंडे जो हैं, जब भारत में अंग्रेजों की सरकार थी तो उस वक्त ये चाटुकार थे, ब्रिटेन के 20 से बूट चाटते थे। सारवरकर कभी गलती से पकड़ा जाता था तो कहता था माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा आदमी हूं, और फिर अंग्रेज उसको छोड़ देते थे। फिर वो मुखबिरी करता था, 2-4 लोगों को मरवा देता था, और फिर वो पकड़ा जाता था, फिर ये करता। वो सारवरकर आइडियल है, वो RSS का आइडियल है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी था। उसकी पिक्चर DU में लगाई थी, स्टैचू लगाया था, DU वालों ने उखाड़ फेंका। और गॉडसे कौन था ये भी आपको पता है, महात्मा गांधी का कातिल था। अगर हमारी आवाज ना उठी और अगर हमने अपने देश को बचाने के लिए आगे ना आए, तो आप यकीन करिए नोट पे कुछ साल बाद गॉडसे चमक रहा होगा। हमारा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो खत्म कर दिया जाएगा, और दलितों को इतनी बुरी तरह मारा काटा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते।
तो इस वक्त यूनाइटेड होने का वक्त है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप यूनाइटेड हो जाइए। इस तरह काम नहीं चलेगा जिस तरह चल रहा है। तो आप सब लोग एक हो जाइए और वादा करिए, इस बार बिहार में इलेक्शन है, इस बार हम बिहार में कमल नहीं खिलने देंगे। आप वादा करिए इस बार कि बिहार के जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो बिहार में इस बार हम कमल को इस तरह कीचड़ में घुसाएंगे कि दोबारा नहीं निकलने देंगे। और महाराष्ट्र वालों से भी मैं कहूंगी कि सब यूनाइटेड हो जाएं, सब अपनी अपनी हुकूमतें बचाएं, ना बिकें। क्योंकि इस वक्त हमें ये जितने आईटी सेल वाले हैं, जितनी ये भगवा आतंकवादी की हुकूमत हमारे सर पे बैठी हुई, हमें इसको उखाड़ फेंकना है। हम सरहद पे फौजियों मुल्कों से लड़ें, चाइना से लड़ें, पाकिस्तान से लड़ें, बांग्लादेश से लड़ें, नेपाल से लड़ें, या देश के अंदर इन जाफरानी आतंकवादियों से लड़ें। हम किस किस से लड़ें? क्योंकि देश को खोखला कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगी, जागो दलितों जागो, जागो मुसलमान जागो, जागो ओबीसी जागो, क्योंकि इस वक्त जागने की जरूरत है। क्रांतिकारी बन जाओ, क्योंकि आप और हम मिलकर इस देश को बचाएंगे। ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। इन जाफरानी आतंकवादियों का नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं करा था, इन्होंने सिर्फ नफरतें बांटी हैं। करा क्या है? पूरे भारत को बेच दिया। जिस चाइना की चाटुकारिता कर रहे हैं, जिस चाइना के चाइनीज चप्पल ये चाट रहे हैं, उस चाइना को कह रहे हैं कि हमने 59 ऐप बंद करके उसकी कमर तोड़ दी, हमने बहुत कुछ करा। आपने पेटीएम खत्म करा, पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर आपने पेटीएम खत्म करा। चाइना के बैंक यहां पर हैं, आपने वो बैंक खत्म करे। चाइना की एम्बेसी खत्म करी, अपनी एम्बेसी वहां से खत्म करी। तो ये आपको बावला बना रहे हैं। अभी देखिए, हमारे जेम्स बॉन्ड गए थे, ले गए थे, 20 दिन बाद गए थे। जब हमारे फौजी 20 दिन हो गए थे, शहीद हुए हुए, तो 20 दिन बाद ये ले गए थे। जब आप कह रहे थे कि चाइना हमारे अंदर 1 इंच नहीं घुसा, तो फिर आप ले क्या करने गए थे? और अकेले चले गए। होम मिनिस्टर को भी नहीं लेके गए, डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं लेके गए। क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि इनके यहाँ जो है सारा काम अब मोदी जी करते हैं। चाहे वो झोला छाप का काम हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम हो, चाहे होम मिनिस्टर का काम हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर का काम हो, सबका काम ये कर देते। राष्ट्र को संबोधित करने आते हैं और इनका काम करके चले जाते हैं। और एक बार राष्ट्र को संबोधन करने में हमारे 8 करोड़ का चपत लगता है पूरे भारतीयों को। तो ये ले गए, और इनका जो आईटी सेल मीडिया है वो ऐसे दिखा रहा था मानो हमारे जेम्स बॉन्ड जो हैं वो बुर्ज खलीफा से छलांग मार के भारत का इतिहास चेंज करने वाले हैं, भारत के हालात पलटने वाले हैं, कि जैसे पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और वहां पूरे चला मुरारी हीरो बन के पूरा हेड वेट लगा के गए, फर्जी वहां पर सारा ड्रामा करा। और चा से चीन नहीं बोला गया, चा लफ्ज ही नहीं बोला। पहले वाले इन्होंने आके जब राष्ट्र को संबोधन करा था, चन्ना देंगे, चावल देंगे बोल दिया, लेकिन लेह पे जाके इन्होंने अपने मुंह से चा नहीं निकाला। चा तो बहुत दूर की बात है, चीन तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने नेपाल तक नहीं निकाला कि कभी चाइना आके इनको मार दे। क्योंकि घुसपैठ हुई भारत में, लेकिन घुसपैठ चाइना ने नहीं करी। घुसपैठ इस गुजराती सीएम ने करी है। जब ये गुजरात का सीएम था तो दौड़ दौड़ के चाइना जाता था और कंपनियों को लगाता था लाके। तो घुसपैठ हमारे चाय वाले चौकीदार ने चाइनीज एजेंट बन के प्रूव कर दिया कि वो चाइनीज चाटुकार है, हमारा नहीं है। उसके बाद एक फर्जी सेटअप बनाया गया, एक अस्पताल बनाया गया, फर्जी सेटअप बना के फर्जी मरीज बिठाए गए कि ये वो फौजी हैं। और वहां पर हमारे जो जेम्स बॉन्ड हैं वो माइक लेकर खड़े हो गए। आप ही खुद बताइए, हॉस्पिटल में हम माइक लेकर जाते हैं? हम अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे वहां माइक लेके बोलेंगे? अरे इतने मैं बोलती हूँ, मैं कभी माइक यूज नहीं करती हूँ। हजार को तो 10-20 के लिए भी आपको माइक की जरूरत पड़े, जबकि हॉस्पिटल में तो हम हल्के बोलते हैं ताकि मरीज डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इनको तो, इनके दिमाग में तो मैंने कहा ना, इनका ढक्कन खाली है, ऊपर का सबका अपार्टमेंट खाली है। तो ये भूल गए कि ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट हैं, और हमें ओरिजिनल बनाकर दिखाना है। तो ये अपना माइक लेके वहां संबोधन कर रहे हैं और कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, और सारे मरीज सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। जिन फौजियों को चाइना ने मारा था, तो चाइना ने क्या गोलियां मारी? अगर गोलियां भी मारी थी, अव्वल बात तो नहीं मारी थी, चाइना ने लकड़ों से मारा था, जिन लकड़ों पे कीले थी, कीले तो स्क्रैच होने चाहिए थे बॉडी पे। उन फौजियों के किसी के मुंह पर कोई स्क्रैच नहीं था। इवन बेड के पास सलाइन स्टैंड नहीं था जिसे ग्लूकोज चढ़ता है, साइड में बॉक्स पे दवा नहीं थी, कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था। और कमाल की बात, वो जो फोटो स्टूडियो बनाया था मुन्ना भाई MBBS वाला, वो जो पूरा सेटअप था, उसी सेटअप पे हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और अब फौज में, वो जाके वहां पकौड़े खाकर आए थे। तो ये तो हमें पागल समझते हैं ना। चाय से चीन आप जाते हैं, लेकिन हमारे माथे पे चाय से चू नहीं लिखा हुआ। हम बेशक चुप हैं, लेकिन चू नहीं है कि आप कुछ भी बकवासें करते रहेंगे और आप पे यकीन कर लेंगे। आप कुछ भी ड्रामे करके दिखा देंगे, हम आप पे यकीन कर लेंगे। इन्हीं की झोला छाप मिनिस्टर जो है, आप जानते होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जब प्याज महंगी हुई तो क्या कहती है? प्याज मत खाओ। जब पेट्रोल महंगा हो कहती है ओला उबेर की गलती है।
जब ऑटोमोबाइल बंद हुआ तो कहती है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हुआ तो कहती है नहीं ओला उबेर की गलती है। जब पेट्रोल बंद हुआ तो कहते मैं तो पेट्रोल नहीं पीती, बोल। और वो स्मृता ईरानी आती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पक्की नौटंकी बाज। जब सिलेंडर 350 का था, महंगाई 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 करके उठाई फिरती थी। अब सिलेंडर इतना महंगा हो कि कहाँ मरी पड़ी हुई है, प्याज उठाई फिरती थी, कहाँ मर किस गुफा में पड़ी हुई है तू, सवाल करो कहाँ है तू। लॉकडाउन के वक्त वो जाहिल औरत स्मृता ईरानी कहती है हमने बीजेपी सरकार ने भारत में 80 करोड़ फैमिलीज को खाना दिया। भाइयों 80 करोड़ फैमिलीज बोला, 80 करोड़ लोग नहीं बोला, फैमिलीज। 80 करोड़ को आप सिर्फ 4 से करिए डिवाइड, हालांकि 4 से नहीं कम से कम 6 से होता है, 6 लोग रहते हैं, 4 से भी सिंपली डिवाइड करे, कोई छोटा बच्चा भी करे तो 120 करोड़ निकल कर आती है। भारत की आबादी कितनी है, मात्र 137 करोड़। तो क्या आपने पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, चाइना को, सबको खाना खिलाया था, पूरे कॉन्टिनेंटल को खिला दिया था क्या? तो ये इतने झोला छाप हैं, इनको तमीज नहीं है। सारे के सारे ट्यूटर बाजे, सारी इनकी फंडिंग ट्यूटर पे होती है, अदरवाइज ये चवन्नी नहीं देते। वो 2.25 आंख वाला दज्जाल कोरोना की दवा बनाकर बैठा है, मुतांजलि का मालिक। पेट्रोल भी बना ले, मुत्रोलियम बना ले, कहते मैंने पेट्रोल बना लिया, गाय के मूत्र से चलाओ ना गाड़ी। इनके इस कमीन पने की वजह से हमारे जो भारतीय बाहर हैं उनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। कोई इतने 8 लाख लोगों को बोल दिया है कि भाई यहां से जाओ, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। ये हाल इन्होंने हमारा कर दिया है। नफरतें ये बांट रहे हैं, भुगतान हमें हो रहा है, हमारे मजदूरों को हो रहा है, हम उन लोगों को हो रहा है जो इंटरनेशनल मुल्कों में जाके हम लोग नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। हमारी झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपको याद है क्या बोला था कि भारत के मजदूर की कम से कम जो इनकम है वो 8 लाख है, 18 लाख। कौन से मजदूर का डेटा दिया था? अरे 8 लाख तो उनकी भी नहीं है जो यहाँ पर हाईफाई इंस्टीट्यूट से जो है MBA हैं। मैं अमन रिजवी कहती हूँ मुझे मजदूर बना के 8 लाख की नौकरी दिलवा दो। तो 8 लाख वाली, मुझे 18 लाख वाली नहीं चाहिए, 8 लाख वाली ही दिलवा दो, मजदूरी में दिलवा दो। तो ये सिर्फ बेवकूफ सारे फेक डेटा देते हैं। और वही वाली बात है, क्योंकि नकटे नाक वालों को हंसते हैं। जो नकटा होता है, जिसकी नाक नहीं होती, वो नाक वालों को हंसते, देखो नक्कू आया नक्कू आया नक्कू आया। तो जो इनसे अकल की बात करता है वे उसको गालियां देते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपसे कहती हूं अगर आप हक पर हैं, आप सच पर हैं, आप सच्चे भारतीय हैं, तो ये लोग आपके पे हंसेंगे भी, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। क्योंकि इस वक्त भारत में सारे के सारे जो भारत के लिए खड़े हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो आप उठ खड़े होइए, आप इस भारत को बचाइए, क्योंकि ये भारत आपका है, ये इनका नहीं है, चाय वालों का नहीं है। चाय से चाय वाला, चाय से चौकीदार, चाय से चाइनीज एजेंट, और ये सारे के सारे जो चाय की पत्ती में चमचे आए थे, ये इनका नहीं है। चाइनीज चप्पल चाटू होगा। बेशक आप चाय वाले होंगे, हमने माना आप चाय वाले हैं, बेशक आप चौकीदार होंगे, लेकिन भारत आपको चाय की पत्ती के साथ ऑफर में नहीं मिला। ये भारत हमारा है, ये आपका नहीं है। ये संविधान हमारा है। जब आप चाय वाले हैं तो आपको संविधान की क्या तमीज? आप संविधान कैसे बदल सकते हैं? भीमराव अंबेडकर 92 डिग्रियां थी उनके पास, तब वो भीमराव अंबेडकर कहलाए थे। हायर क्वालिफाइड थे भारत के वो, तब वो भीमराव अंबेडकर बने थे। तुम्हारी तरह चाय नहीं बेचते थे, तुम्हारी तरह चौकीदार नहीं थे, अंबानी और अदानी के चौकीदार नहीं थे वो भारत के लिए उन्होंने आईन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, संविधान लिखा था। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगी, और मैं बहुत थैंक्सफुल हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने फेसबुक पे लाइव करा, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मुझसे मिलके शायद अच्छा लगा हो। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई मेरा फैक्ट आपको बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। मैं अमन रिजवी जो दिल्ली से हूँ और आज हूँ, आप सबके लिए खड़ी हुई हूँ, आप सबकी दुआओं में चाहती हूँ कि मैं आप सबकी दुआओं में शामिल रहूं। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज खड़े रहिए और इस भारत को बचाइए। तो मैं लास्ट में बस यही कहूंगी कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।